बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, हमारा चैप्टर नंबर 8 जो था वो कंप्लीट हो गया। आज लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो इसमें हम देखते हैं जी, सबसे पहले तो इस चैप्टर का नेम बच्चों, चैप्टर नंबर 9 विच इज़ कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सी। अच्छा, इसका मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें 1 मिनट की। जितने वेरिएबल्स, जितने कॉन्स्टेंट्स, जितने ऑपरेटर्स, जितने आइडेंटिफायर्स और जितनी डेटा टाइप्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होंगी। जो बच्चे इग्नोर करेंगे, मतलब एक लेक्चर सुनने के बाद दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा सुनेंगे, तो उनको इसकी कुछ समझ नहीं आएगी। ये चैप्टर इतना टेक्निकल है। आप ये समझ लें कि सारी की सारी चीज़ें जो कि अगले 5 चैप्टर्स में यूज़ होनी है, वो सारी इसके अंदर है। पिछले में तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े थे ना, कि प्रोग्राम बनाना कैसे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कहा था कि ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पर्सपेक्टिव से, तो इसको ज़रा देखते रहो। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, वेरिएबल्स, रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल, ये इसका क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अच्छा, डेटा टाइप्स, लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ऑपरेटर्स इन सी के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। तो 3 तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर जो बोर्ड में आते हैं, और मज़े की बात पता है कि वो 3 ही क्वेश्चन है इसमें। ये चैप्टर है ही इन 3 मेन क्वेश्चंस का। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक, जो बोर्ड की बुक है बच्चों, उसका पेज नंबर 145 हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अच्छा, ये एक स्लाइड थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। जो आपकी कंप्यूटर की बुक है ना प्यारे बच्चों, वो आप लोग कंप्यूटर बुक जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक आप लोगों के सामने है। मैं होल्ड करता हूँ थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। आप लोगों ने ये http://pc.पंजाब.gov.pk/system/files/2016-g12-computer-em.pdf, ये आपने गूगल, जहाँ आप गूगल www.google.com लिखते हैं ना, वहाँ पे एज इट इज़ लिखना है। एज इट इज़ आपने इसमें जहाँ पे ये कैपिटल वर्ड है वहाँ कैपिटल लिखने हैं, जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल लिखने हैं। ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ नहीं, जैसे ये लिख के आप एंटर करेंगे ना, तो आपके सामने सेकंड ईयर की जो आपकी बुक है कंप्यूटर साइंस की, वो सामने आ जाएगी। उसके ऊपर डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करेंगे, वो बुक आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। हम जब भी लेक्चर पढ़ने लगेंगे तो आप वो बुक अपने सामने ओपन रखेंगे, उसका प्रिंट ले लें, अगर मार्केट से नहीं मिल रही कुछ भी कर लें, बट बुक आपके सामने होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बेशक मैं उसके जो स्क्रीनशॉट हैं आपकी बुक के वो लगा रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन फिर भी अगर बुक आपके पास होगी तो आपके लिए भी ईजी है। ये एक, आप ये समझ लें कि ये एक मैसेज था जो मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के शुरू में देना था। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर्स के ऊपर। तो चैप्टर 9 का सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं जी। ओवरव्यू, बिल्कुल मैं आप लोगों को ये पैराग्राफ पढ़ के इसको ट्रांसलेट करूँगा। वैसे मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस होती हैं। यहाँ से भी कंप्यूटर डज नॉट डू एनीथिंग इट्स ओन। ओके, कंप्यूटर कोई चीज़ खुद से नहीं करता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू लर्न इज हाउ इंटेलिजेंटली वन कैन प्रोग्राम इट। चीज़ें वो सीखने की है कि आप कितना शार्प माइंड से प्रोग्राम कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इट कैन बी यूज टू सॉल्व मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, कई तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। The C being a major tool for writing program is used to solve the variety of the problems। वो कहता है क्योंकि C लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम बना सकते हैं, तो यस यू कैन, आप मल्टीपल जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग। अ बिगिनर जस्ट नीड प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। ये आप ये समझ लें कि मेरी तरफ से जनाब आप इसको टैबलेट समझ लें, मेरी तरफ से आप इसको नुस्खा समझ लें पास होने का या लर्निंग सी लैंग्वेज का। तो बच्चों यही नुस्खा है, ठीक है, यही वो पुड़ी है जो आपने जनाब यूज़ करनी है, तो योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। और वो क्या है जी, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिकॉज अगर आप लोग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस छोड़ देंगे, आप स्ट्रक्चर भूल जाएंगे। अगर आप वेरिएबल्स बार बार लिखना छोड़ देंगे तो आप वेरिएबल्स भूल जाएंगे। जो चीज़ आप जहाँ पे स्किप करेंगे वो चीज़ वहीं छूट जाएगी और आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, here we shall introduce the basic elements of the C language, and what that elements actually basically that constant, that variables, that operators, that data types, that comments, ठीक है, everything else जो हम C के अंदर यूज़ करते हैं, that identifiers as well।
दीज आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी सी प्रोग्राम, ये हर सी प्रोग्राम का हिस्सा है। सी प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक पता है किसको कहते हैं? ईंटों को कहते हैं। ईंटें बना बना के आपकी दीवार बनती है, तो कहता है इसी तरह ये सारी चीज़ें वन बाय वन पढ़ के ही आपका प्रोग्राम बनना है। और बिल्कुल सही कहा है, ये जो बुक जिन्होंने लिखी है, ही इज़ माई टीचर, और मुझे उनकी बात बिल्कुल याद आ कि वो अक्सर हमें ये वर्ड बोलते होते थे। द प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज बेसिक एलिमेंट्स हेल्प टू लॉट ऑफ राइट द इफेक्टिव प्रोग्राम्स। यहाँ पे आपको कई बेसिक चीज़ें हैं जो आपको प्रोग्राम लिखने में हेल्प आउट करेंगी। ओवरव्यू हो गया जनाब, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। हम सबसे पहले इसका टॉपिक शुरू करते हैं जी, वो है आइडेंटिफायर्स। बच्चों आइडेंटिफायर्स क्या है? मैं आपकी मुश्किल आसान करूं, मुश्किल ये है, मैं वैसे एंट्री टेस्ट में ये बात बताता होता हूँ, बच्चों को इस लेवल पे नहीं बताता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन चलें आपको बताता हूँ। हर वो चीज़ जो सी के प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो सकती है वो आइडेंटिफायर है। मतलब कर्ली ब्रैकेट आइडेंटिफायर है, कॉमा आइडेंटिफायर है, कॉलन्स आइडेंटिफायर है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आइडेंटिफायर्स हैं, हैश आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये सारे हर वो चीज़ जो सी के प्रोग्राम में यूजेबल है इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर्स। बस ठीक है, अब आप इसको एलेबोरेट जितना मर्जी करते जाएं, जो मर्जी लिखते जाएं, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये क्लियर था। अब हम ज़रा डेफिनेशन भी देखते हैं। आइडेंटिफायर द नेम दैट यूज रिप्रेजेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। तो भाई यही तो चीज़ें होती हैं प्रोग्राम, इसके अलावा होता ही कुछ नहीं। स्ट्रक्चर्स है वो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। Identifiers in a C can contain any numbers, characters, but only the first 31 are assigned to the compiler। अच्छा, ये नाम है, मतलब आपने एक वेरिएबल का नाम लिखा और वो 65 करेक्टर्स है, लेकिन जो पहले 31 करेक्टर्स हैं वही कंसीडरेबल, अगले वाले स्किप हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, वन इज स्टैंडर्ड एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। ये बच्चों एक आइडेंटिफायर है, ये दो, इन दोनों का डिफरेंस देख लें जी अगले पॉइंट पे। ठीक है, ये अगले पॉइंट के ऊपर हमारे पास आ गए जी आइडेंटिफायर्स। अच्छा, मैं ये स्लाइड्स इसलिए एक ब्लैंक स्लाइड यूज़ की थी, वो ये कि ये देखें, ये कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट। अब ये भी डेटा टाइप का है, ये हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में आएगा। ये डेटा टाइप है, असल में क्या है बच्चों, ये एक डेटा टाइप है। उसके बाद एक्स है, वाई है, सम है। ठीक है, तो एक्स वाई सम ये सारे क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ओवरऑल इन सब की बात करें बच्चों, तो ये आइडेंटिफायर्स हैं। अब ये कौन से आइडेंटिफायर है, बिल्ट इन है, ये यूज़र डिफाइन है, ये बात की बात है, फिलहाल आपको समझ आनी चाहिए। और लो जी, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, आगे चलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं, कहता है लाइक रिजर्व वर्ड्स। अब रिजर्व वर्ड्स पता है किनको कहते हैं? ये अगला टॉपिक है, अगला, बल्कि इसी में ही आगे मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये पढ़ लें पहले आप, चलें फिर हम उधर चलते हैं। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी। आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया तो उसके अंदर आप लोगों ने लिखा था प्रिंट एफ। ठीक है, तो प्रिंट एफ क्या करता है, वो आपका रिजल्ट स्क्रीन पे प्रिंट करता है। अगर आप प्रिंट की जगह पे लिख दें डिस्प्ले एफ, तो ये रिजल्ट प्रिंट करेगा? बताइए, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले एफ का कोई पता ही नहीं है सी लाइब्रेरी को। तो ये जो कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स होते हैं ना, ये लाइब्रेरी के अंदर एक प्री डिफाइंड, पहले से इनका कोई मतलब मकसद मौजूद होता है और ये उसी काम के लिए यूज़ होते हैं। इनको आप किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इनको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं या इनको की वर्ड्स कहते हैं। स्टोरी क्लियर होगी अब? अच्छा, और ये दे आर 32 की वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स सी के अंदर। दीज हैव प्री डिफाइंड यूज एंड कैन नॉट बी यूज फॉर रीडिफाइंड टू एनी अदर पर्पज इन द सी प्रोग्राम। वो कहते हैं इनका एक ही मतलब है। जैसे वॉइड की जगह पे आप एम्प्टी मेन एम्प्टी या वॉइड मेन वॉइड लिखते हैं ना, उसकी जगह पे आप ये नहीं लिख सकते वॉइड एक्चुअल वॉइड। ठीक है, मेन की जगह पे आप कहें कि एक्चुअल तो ये है ना, कहते हैं ना एक्चुअल बंदा ये है या मेन बंदा ये है, तो एक्चुअल वॉइड ऐसा नहीं लिख सकते, आपको मेन ही लिखने। आप हैश इंक्लूड की जगह पे हैश कंटेन लिख सकते हैं? नहीं। ठीक है, हैश कंसिस्ट लिख सकते हैं? नहीं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की जगह पे आप पूरा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लिख सकते हैं? नहीं, आपको stdio.h ही लिखना है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है और आप इनको किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। की वर्ड रिजर्व कैन नॉट बी रीडिफाइंड इन अ प्रोग्राम। ये साइड नोट है, ज़रा नोट कर लें, ये नोट है जी। ठीक है, इनको आप रीडिफाइन नहीं कर सकते विद इन दैट प्रोग्राम। अब हम चलते हैं जी आइडेंटिफायर से। तो अब पढ़ें जी डेफिनेशन। कहता है लाइक रिजर्व वर्ड्स स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैव स्पेशल मीनिंग इन सी। इनका खास मतलब है सी के अंदर, और बट दे आर रीडिफाइंड, दे कैन बी रीडिफाइंड टू यूज़ इट इन द प्रोग्राम फॉर अदर पर्पज। अच्छा, आप इनको सेम प्रोग्राम के अंदर
चेंज कर सकते। कन्फ्यूजन आ गई, कन्फ्यूजन ये आई कि सर अभी तो कीवर्ड्स के अंदर आप कह सकते हैं कि ये रीडिफाइन नहीं हो सकते, अभी आप कह रहे हैं कह रहे हैं ये लाइक रिजर्व वर्ड्स हैं, ये एक्चुअल रिजर्व वर्ड्स नहीं, एक्चुअल सिर्फ 32 रिजर्व वर्ड्स हैं, बट ये जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं दे आर लाइक, बट इसके अंदर थोड़ी सी ये समझ लें कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये रीडिफाइनेबल होते हैं, ठीक है। और ये तो एक लिस्ट है ना, मतलब कई हैं, थाउजेंड्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। ओके, हाउ आर दिस प्रैक्टिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि ये करें कि एक काम के लिए जो एक वर्ड बना हुआ है आप उसका स्ट्रक्चर रीडिफाइन करें और उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ करें, कभी मत करें, ये रिकमेंडेड नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, इफ़ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इज़ रीडिफाइंड सी नो लॉन्गर रिमेन एबल टू यूज़ दैट फॉर ओरिजिनल पर्पस। समझ आ गई? अगर आप उसकी लाइब्रेरी में जाके उसका एक्चुअल मतलब बदल देते हैं तो सी के अंदर वो उसका मतलब बदला हुआ ही आएगा, वो पीछे वाला जो पहला मतलब था वो फिर वो कंसीडर नहीं करते। मतलब ये कहना रीडिफाइन ही हो गया, वैल्यू ही चेंज होगी, जो चेंज होगी फिर वो चेंज होगी। ओके, एग्जांपल फॉर द स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स प्रिंट एफ, स्कैन एफ एंड द नेम फॉर द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन डिफाइन इन स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी stdio.h। उसके अंदर ये सारी इसकी एग्जाम्पल। उसके बाद बच्चों आ गए यूज़र डिफाइन वर्ड्स। अच्छा, मैं अब आपको यूज़र डिफाइन अगर समझाऊं तो मैं कुछ इस तरह कहूँगा, ये देखें, ये मैंने अभी लिखा था इंट और एक्स और वाई और सम लिखा था ना अभी एग्जाम्पल में, तो ये कर्ली ब्रैकेट। क्या बच्चों मैं इसकी जगह पे ऐसे नहीं लिख सकता इंट एक्स की जगह पे ए बी और इसकी जगह पे मैं ऐड लिख लूँ? इससे कोई प्रॉब्लम होगी? है तो ये सेम ही सारा कुछ ऐसे ही है ना। ये क्योंकि असल में ये वेरिएबल्स थे, और वेरिएबल जो होते हैं ना ये यूज़र डिफाइन होते हैं, मतलब आई एम द यूज़र ऑफ दैट प्रोग्राम, तो मैं अपनी मर्जी से जौन सा मर्जी लिखूँ, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। तो यूज़र डिफाइन इज़ रीडिफाइनेबल, चेंजेबल, मॉडिफाइडेबल, यू कैन चेंज। मैंने एक्स वाई सम की वजह से ए बी ऐड लिख दिया तो ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको हम कहते हैं जनाब ये कौन से हो गया हमारे पास, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हो गए। तो यूज़र डिफाइंड की डेफिनेशन देखें, इन सी प्रोग्राम द प्रोग्रामर में नीड टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन। यस, तो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए। स्टोर द डेटा प्रोग्राम फॉर दिस पर मेमोरी सेल्स आर नेम्स कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कॉल्ड। अच्छा, इसकी जगह पे अगर आप वेरिएबल लिख लें तो फिर, और इन वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, आप इसकी तरह की और कई चीज़ें जो होती हैं जो आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। जैसे आप लोग लिखते हो प्रिंट, मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने लिखा था वेलकम टू वेलकम एस्पायरियंस, लिखा था ना, याद करें। तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ जी वेलकम माय स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं असल में स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट भी एक यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है, हम अपनी मर्ज़ी से लिख लेते हैं, आप जोन से मर्ज़ी चेंज करें, लेकिन इसकी वजह से प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे कोई डिफरेंस, कोई इशू, कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये जो आप लिख देंगे वो यूजेबल है, इट्स अप टू यू। जैसे वेरिएबल के नाम ए बी सी ज़रूरी नहीं है आप एक्स वाई जी लिख लें, ज़रूरी नहीं है आप एस टी यू भी लिख लें, ज़रूरी नहीं है आप कुछ और लिख लें। ऑपरेटर्स सारे यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर हैं, आप जोन से मर्ज़ी सिंबल लगाएं। 3+5 करने की बजाय आप 3-5 करें, कभी रिजल्ट नहीं है, कभी इशू नहीं आएगा। जैसे 8-4 करें, आपकी मर्ज़ी। तो ये सारी चीज़ें असल में वो हैं जो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप उनको चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अप टू यू आपको क्या चाहिए। इसको हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ओके, वापस चलते हैं जी। ये हमारे पास आ गया यूज़र डिफाइंड। प्रोग्रामर में नीड टू एक्सेस दैट मेमोरी लोकेशन। ओके, सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब बेटा ये देखें, ये एक ए है और एक ये ए है, इन दोनों का मुख्तलिफ मतलब है सी के अंदर, बड़ा ए छोटा ए, ठीक है। दे हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग। कंपाइलर कंसीडर अपर केस लोअर केस लेटर। उसके बाद एग्जांपल आप देख लें जी, ये स्क्वायर रूट है या स्क्वायर एरिया, ये स्क्वायर एरिया, ये और ये और ये दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, इसके डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के लिए यूज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास आगे जी वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स यस रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमने डिस्कस करना है जी। वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? ये असल में मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं। अब वेरिएबल्स आर नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल करवाऊँ फिर आपको ये समझ आएगा। आप ये ज़रा एग्जांपल देखिए। अच्छा, मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ जी, करली ब्रैकेट मैंने इसके अंदर लिखा इंट के बाद एक्स वाई एंड सम, लेट्स सपोज ये हम लोगों ने लिखा। अब ये जो पहला नाम है इसको छोड़ दें, ये तो डेटा टाइप है, ये आगे जाएगी। पहला नाम क्या है? एक्स, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा एक्स। दूसरा नाम क्या है? वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। तीसरा नाम क्या है? सम, तो यहाँ आ जाएगा सम। अब आपने कहा जी एक्स जो है वो 5 है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आपने कहा जी वाई जो है वो 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और आगे आपने कहा सम में एक्स प्लस वाई किया आपने, ठीक। आप लिखते हैं सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई,
तो यहाँ पे x प्लस, अब x की वैल्यू यहाँ कॉल हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ कॉल हो जाएगी, आपस में रिजल्ट कितना होगा 8। 8 किसके पास है, सम के पास। सम को हम जब प्रिंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें चीज़ें क्या है, इसमें ये जो है, ये जो साइड पे आ रहा है ना, ये जैसे मेमोरी बनाते हैं, ये देखें ये मेमोरी 0 0 0 0, ये 0 0 0 1, इसको हम एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। ये इन्होंने मार्क किया है। ये जो नाम x y एंड सम, इनको हम बेटा नेम कहते हैं। देखें ये अगर एक एड्रेस है तो उसका नाम क्या है x, ये अगर एक एड्रेस है तो उसका नाम क्या है y। तो अगर मैं ये कहूँ कि एड्रेसेस के जो नाम है उनको वेरिएबल्स कहते हैं तो ये बात गलत होगी। एग्जैक्टली यही आपकी बुक की डेफिनेशन है। और ये जो इसके अंदर वैल्यू आपने लिखी 5 एंड 3 एंड सम x प्लस वाई, इनको हम कहते हैं ये कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। स्टोरी क्लियर हुई। अब वापस आए डेफिनेशंस के ऊपर। कहता है वेरिएबल नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी कि ये लोकेशन x y, ये जो x और y सम है ये नेम है। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अगर आप लोगों ने ये लिखा हुआ है जनाब, आपने यहाँ पे कर दिया x 5, तो आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम में चलते चलते 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, बाय यूजिंग सम ऑपरेटर्स। ओके, तो ये आप लोगों के पास वेरिएबल जो है ना उसकी डेफिनेशन होगी। और ये सारे के सारे बेटा डिक्लेयर्ड कहाँ होते हैं, ये सारे के सारे रैम के अंदर डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, और डेटा जो स्टोर होता है टेम्परेली वो भी इसके अंदर ही होता है। और वेरिएबल्स के नाम इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। द इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी taught of the resident of your neighboring house, while the address of the variables can be thought of as the address of that house। ठीक है, वो कहते हैं जी जो आप लोग अगर रेजिडेंट की बात करें तो आपका साथ वाला घर जो है वो उसकी लोकेशन है, बट उस घर का जो एड्रेस होगा, जैसे लेट्स सपोज आप किसी वाई ब्लॉक में रहते हैं DHA के, तो 31 वाई ब्लॉक DHA ये एड्रेस है, और उस वहाँ पे वो जो घर है वो एक्चुअल रेजिडेंट। इसी तरह जो मेमोरी है वो मेमोरी सेल है, लेकिन उनके नाम भी होते हैं जो उनके एड्रेस होते हैं। ठीक है, और उन्हीं एड्रेसेस को तो हम बच्चों 0010 कहते हैं, और उनका जो नाम होता है वो एक्स वाई एंड सम जो भी हम प्रोग्राम में लिखते हैं उसको हम कहते हैं। ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास इसमें है जी 3 चीज़ें। मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ ताकि मैं इसको और अच्छा डिफाइन कर सकूँ। अब तक आपको शायद 25% समझ आई है। मैंने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम 2 नंबर्स को जमा करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ कि इसमें वेरिएबल्स, उसकी डिक्लेरेशन और सारी चीज़ें क्या हैं। फिर आप वो 2 पेज अपनी बुक के गो थ्रू कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ले जी, यहाँ पे हम लिखते हैं जी हैश के बाद हमने लिखा जी इंक्लूड stdio.h। उसके बाद आप लोगों ने लिखा जी वॉइड मेन, ये वॉइड करली ब्रैकेट, यहाँ मैंने लिखा जी इंट, यहाँ मैंने लिखा x, यहाँ लिखा y, यहाँ लिखा सम। जैसे ही आप लोगों ने ये 3 चीज़ें लिखी ना, आपके कंप्यूटर की रैम के अंदर ये हलचल हुई है। देखिएगा उसकी लोकेशन है, लोकेशन का एड्रेस है जी 000000001 1 इस साइड पे आएगा, 000200003। अब ये लोकेशन है, तो आपने जैसे ही प्रोग्राम के अंदर यहाँ वेरिएबल लिखे ना बच्चों, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। ओके, उसके बाद ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली मेमोरी को मिल जाते हैं, मेमोरी को असाइन हो जाएंगे। पहली लोकेशन का नाम x, दूसरी का नाम y, और तीसरी लोकेशन का नाम सम। इसको कहते हैं डिफाइनिंग अ वेरिएबल्स। सबसे पहले आप जब प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप ये वेरिएबल प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, वो मेमोरी के पास चले गए, इसको हम डिफाइनिंग वेरिएबल्स कहते हैं। फिर आप कहते हैं जी x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। ये आपने x और y को वैल्यूज़ दे दी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएंगी, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 10, यहाँ आ जाएगी 5। बच्चों इस स्टेप्स को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। पॉइंट समझिएगा, पॉइंट क्या है, डिक्लेरेशन, जस्ट नाम बताना एक्स वाई सम, फिर वो ऑटोमेटिकली, आपने खुद नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली रैम को जाके लग जाते हैं, तो उसको कहते हैं डिफाइनिंग।
फिर आपने उनको जो वैल्यू दी वो वैल्यू भी उनकी लोकेशन में मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती हैं रैम के अंदर। आपका कंप्यूटर चल रहा है, आप कोड लिख रहे हैं, तो ये काम बैक एंड पे खुद से हो रहे होते हैं। ओके, ये एक्स की वैल्यू यहाँ चली गई, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, उनको वैल्यू देना। फिर आपने लिखा जी सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो बच्चों यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 10, प्लस की जगह पे प्लस, वाई की जगह पे उसकी वैल्यू। तो ये आपस में जब कंपाइल होगा तो रिजल्ट कितना होगा 15। अभी इस सेल में रिजल्ट क्या पड़ा है, ठीक है, ये सारा स्टेप होने के बाद इसका रिजल्ट पड़ा है जनाब, वो रिजल्ट इसके अंदर मौजूद है, वो है 15। अच्छा, तो आप लिखेंगे जी, ये हो गया, आप लिखेंगे प्रिंट एफ, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा। प्रिंट एफ के अंदर आप कहेंगे कि सम जो है, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है, किस में रिजल्ट है, सम में, तो यहाँ बेटा सम लिख के ब्रैकेट बंद करके स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, इस कर्ली ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर दें। तो 3 स्टेप मैंने आपको इसके अंदर पढ़ाए, कौन कौन से। सबसे पहला डिक्लेरेशन, जस्ट वेरिएबल के नाम लिखना, दिस वन, वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली मेमोरी पे चले जाते हैं, इसको डिफाइनिंग। फिर हमने उनको वैल्यूज़ दी, वो होती है इनिशियलाइजेशन। फिर आपने उसका फॉर्मूला लगाया, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ उस सेल में आ जाएंगी, दिस इज़ कॉल्ड कॉलिंग। और जब आप सम लिखेंगे तो ये वैल्यू मेमोरी से सम की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉलिंग, कॉलिंग ऑफ अ वेरिएबल्स, ठीक है, कॉलिंग ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल्स का नाम लेके उसको पुकारना। जो भी रिजल्ट सम में पड़ा होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। इसको रिव्यू करें, ये देखें, ये आप लोगों के पास वेरिएबल्स की डेफिनेशन, उसके बाद ये मैंने एग्जांपल करवाई, ये मैंने आपको डिक्लेरेशन कहता है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर, मतलब आपको शुरू में वेरिएबल बताने ही बताने। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना ये सारा खाली छोड़ दें और प्रोग्राम लिख लें, ऐसा नहीं, आपको हर हाल में यहाँ वेरिएबल बताने ही बताने। दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन। यही वो बताया था, कंपाइलर विल रिपोर्ट एरर इफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल यूज़। आपने वेरिएबल टॉप पे नहीं बताया, टॉप पे उसका नाम नहीं लिखा और प्रोग्राम में यूज़ किया तो वो यूज़ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ये एग्जांपल के बाद ये आ गई, ये प्रोग्राम में ये डेटा टाइप्स होती हैं, जिसकी जगह पे मैं इंट लिखता हूँ और ये वेरिएबल नेम है, जैसे मैंने एक्स वाई और सम लिखा, ठीक है, ये इंट है, ये केजी, ये डबल, ये भी वही डेटा टाइप्स हैं, ये आगे टॉपिक आएगा। अच्छा, उसके बाद डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, टेल द कंपाइलर द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, जैसे कि आपने बताया, और इन्फॉर्मेशन स्टोर इन दैट सी प्रोग्राम आगे। उसके बाद वो सारे के सारा वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी के अंदर चला जाता है, और दैट वेरिएबल टाइप डेटा स्टोर्ड इन वाइल डिफाइनिंग ऑफ वेरिएबल एटसाइड द मेमोरी लोकेशन, ठीक है, वो फिर मेमोरी को जाके मिल जाता है, तो मेमोरी के अंदर जाके अपनी अपनी कैपेसिटी ले लेता है, जगह वहाँ पे या लोकेशन रिजर्व कर लेते हैं। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, आप जब कोई वैल्यू असाइन करते हैं, आपने जस्ट एक्स वाई सम लिखा, डिक्लेयर, वो मेमोरी में चला गया, डिफाइन, फिर आपने एक्स को कोई वैल्यू दे दी, वो इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग ए वैल्यू टू द वेरिएबल्स कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, और ये मेमोरी के अंदर जो भी स्पेस होगी वहाँ पे जाके स्टोर होगी, और अगर आप कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वहाँ पे कोई खुद से वैल्यू आ जाए कि जिसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, और यही आपकी जो कंपटीशन है, जो रिजल्ट्स होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वेरिएबल्स का। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वेरिएबल्स लिखने के रूल्स कुछ, कि जब हम वेरिएबल लिखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।